अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अरे ममता जी, ये आपकी जो किताब है क्या कह रही है ज़िंदगी, इसमें एक पेज नंबर 113 पर ये कविता है ना, विवाह। तो मैंने अभी कहा था अपने दर्शकों से कि हम ममता जी की जो वैवाहिक जीवन है वहाँ से इस एपिसोड में बात शुरू करेंगे। तो बड़ी खूबसूरत सी कविता है, विवाह। विवाह एक प्यारा बंधन, मांग में भरा सिंदूर सुहाग हो गया, उंगली में चमकता कुंदन रिश्ता हो गया, अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाना रास्ता हो गया, गले में बंधा वो काला धागा मंजिल हो गया, हाथों में एक हाथ वादा हो गया, और वो एक अजनबी सबसे प्यारा हो गया। तो जो अजनबी सबसे प्यारा हो गया और उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी है, मैं चाहूँगा कि अब आप उसके बारे में बात करें। जी ज़रूर, क्योंकि ये वाली चीज़ थोड़ी सी लंबी है, तो आप बिल्कुल बोर तो नहीं होंगे। जी जी। तो मैं उस बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहती थी, पर फिर मेरे भाई ने मुझसे कहा कि नहीं, अब सब लोग पापा मम्मी को तंग करने लगे हैं, तो तुम शादी कर लो। तो मैंने बहुत सोचा समझा विचारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं विवाह के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे देश सेवा करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं दूँगी, तो मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दी। और मेरे पिताजी का कहना था अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, पर मेरे भाई और ये सब लोग का प्रेशर मुझ पे रहा, तो फिर मैंने हाँ कह दी। और हाँ कहने के बाद मैंने खुद संजय से, मैंने अपने हमसफ़र से बात की। हम लोगों ने काफ़ी, उनको मेरे रंग रूप और उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं ये करती हूँ। और फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जब मैं आई तो मेरी इच्छा थी कि मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी और मेरे फादर इन लॉ आईएएस ऑफिसर थे। तो मेरे पापा ने भी कहा कि मेरी शादी ऐसे घर में होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड आरटीओ थे। तो ऐसा हुआ कि सब ने कहा कि नहीं, इनको ये लोग, मतलब मैं आगे नौकरी कर सकती हूँ करके। तो पर क्या हुआ कि मेरी मदर इन लॉ जो थी, उनकी भाभी हुआ करती थी, तो वो शायद नौकरी के कारण घर-वर अच्छे से नहीं सँभालती थी। तो वो एक पूर्वाग्रह में थी कि नौकरी वाली लड़कियाँ घर नहीं सँभालती। तो उन्होंने कहा नहीं, नौकरी मत करो तुम। ठीक है, फिर मैंने कहा, मैंने मन में वो किया कि मैं उन्हें साबित करके दिखाऊँगी कि नौकरी वाली लड़कियाँ भी घर सँभाल सकती हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग स्टेट बॉर्डर पे रहती थी, जहाँ पर रहने की कोई सुविधा नहीं थी। तो मैं अपने इन-लॉज़ के साथ ही यहाँ पर रहती थी। तो मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी, पर मेरा काम जो है, मुझे घर का काम करने में मज़ा आता था। मैं खूब कुकिंग करती थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हम लोग जॉइंट फैमिली, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। और फिर उसके बाद मैं अपना क्या करती थी, रात में जब काम के बाद फुर्सत मिलती थी, तो आप यकीन नहीं करें, लोगों के बॉक्स में साड़ियाँ, और तब वो बॉक्स पलंग वाले बॉक्स वाले पलंग होते थे ना, तो उसमें साड़ियाँ भरी होंगी ये। और ये मुझे समझ गए थे कि इस लेडी को खुश करना बहुत आसान है, या तो फूल दे दो, या खुशबू दे दो, या किताबें दे दो। क्या बात। तो बस मुझे वो मिलती गई और मेरा पूरा बॉक्स उन किताबों से भर गया जो मेरे पापा ने बचपन में मुझे पढ़ाई थी। और मैंने कभी सोचा था कि मेरे पास जब पैसे होंगे ना, तो मैं वो सब किताबें खरीदूँगी। तो वो मेरे पास, जो आप ये लाइब्रेरी अभी देखेंगे, तो ये लाइब्रेरी पूरी ऐसे ही बनी। फिर उसके बाद एक दिन इन्होंने मेरे से कहा, मेरी माँ को, सास को अच्छा लगता था कि उनकी हम, मतलब मैं घर में काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, परिवार को संभाल रही हूँ। एक दिन मेरे पति मुझसे बोले कि तुमको, चलो अब तुम्हें पब्लिश करने देना चाहिए। उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, तो उन्हें अनुभव था। उन्होंने मुझसे कहा तुम एक कवरिंग लेटर तैयार करो। उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया कि कैसे भेजना है। और एक कविता उन्होंने मुझसे कादम्बिनी में भिजवाई, जो युवा वर्ग के लिए आती थी ना,
तो उसमें मेरी कविता छपी और उस चीज़ ने मुझे बहुत उत्साहित किया। इसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी कि बहुत कितने हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ़ को इतना प्रोत्साहित करते हैं। एक प्रोत्साहन मुझे तब मिला, फिर उसके बाद मैं धीरे-धीरे लिखती गई, चलती गई। बच्चे बड़े हो गए, बड़ा बेटा अमेरिका जा रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि आप जानते हैं मधुर को? जी, हाँ, जी, तो जी। उसने मुझसे कहा कि माँ अब वक़्त आ गया है कि अब हम सब लोग भी बड़े हो गए हैं, तो अब जो तुम्हारा इतना कलेक्शन है, तो तुम्हें एक किताब पब्लिश करानी चाहिए। वो किताब कैसे पब्लिश हुई, मधुवरसी साहब आप तो जानते हैं, अपन दोनों ने मिल के बैठ के उसकी एडिटिंग की, कविताएँ छाँटी और ये सब हुआ और 22 अगस्त और 2010 में वो किताब पब्लिश हुई। ममता जी बहुत खुशनसीब हैं आपको कि आपको ऐसा घराना मिला, ऐसे पति मिले, ऐसी सास मिली, जिन्होंने आपके जो शौक़ थे उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आने दी। और इस मामले में भी आप खुशनसीब हैं कि आपने जो सोचा था, जो चाहा था, काफ़ी हद तक वो चीज़ें पूरी हुईं। जैसे आपने किताबों की बात की, किताबें जमा हो गईं, आज एक लाइब्रेरी की शक्ल में वो आपके साथ मौजूद हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई नया राइटर, नया लिखने वाला, नया फ़नकार फ़ील्ड में आता है, तो उसको बहुत सारे खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव होते हैं। जब आपने जो कविता कादम्बनी में आपकी पब्लिश हुई, उसके बाद कहीं और भी ज़्यादा हुई होंगी, फिर किताब की शक्ल में आई, तो घर की तरफ से तो आपको सपोर्ट था, पति की तरफ से भी आपको सपोर्ट था, लेकिन सोसाइटी का क्या रिएक्शन था उस कविता को लेकर, उस लेखनी को लेकर आपका? ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, क्योंकि मेरे ससुर कलेक्टर थे और पापा भी उस समय थे, मेरे भाई भी जज थे और मेरे पति तो थे ही आरटीओ में। तो जब मेरी किताब का प्रोग्राम हुआ तो उस समय मुझे कुछ नहीं आता था। वो सब मेरे संजय ने और मेरे फादर इन लॉ ने डिसाइड किया कौन आएगा। एंकरिंग के लिए भी आप आए थे, मुझे अच्छे से याद है। तो उन लोगों ने सारा डिसाइड किया और सारी चीज़ उन्होंने तैयार की और उस प्रोग्राम को इतना भव्य बना दिया, इतना भव्य बना दिया कि मैं खुद चौंक गई। और हाँ, मेरे कानों में सोसाइटी के कुछ ये शब्द पड़े, अरे पैसा है इसलिए किताब निकाल दी। मतलब मुझे अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि लोगों ने हुनर की वजह से मुझे और मेरी किताबों को पसंद किया है, या क्या कहते हैं, या ऐसा सोच के सब आए कि ये लोग सब बड़ी पोस्ट पे हैं तो इनकी बहू है या इनकी वाइफ है तो हमें जाना चाहिए। तो मैं इस मामले में लेकर बड़ी थोड़ी सी अंदर ही अंदर थोड़ी दुखी भी थी। फिर एक बड़ा मज़ेदार हादसा हुआ, आप कहें तो मैं सुनाऊँ? ज़रूर ज़रूर सुनना। और उस हादसे को सुन के आप भी सोचेंगे कि हाँ, फिर देखिए आप लोग तो प्रशंसा करेंगे क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हैं, मैं जानती हूँ, और भोपाल के कई लोगों ने किया, कई लोगों ने लेटर भेजे, अच्छा लगा, लेकिन मेरे अंदर कुछ चुभ रहा था। फिर एक दिन मैं दुष्यंत संग्रहालय की मेंबर थी, बाद में मैं वहाँ की अध्यक्ष भी हुई। तो दुष्यंत संग्रहालय में एकदम से वहाँ के निदेशक राजुरकर जी का फ़ोन आता है, ममता जी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे वहाँ का मेंबर बना दिया था कि तुम्हें अब लोगों के बीच भी जाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत नहीं जाती थी, आज भी बहुत नहीं जाती हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि एक शख्सियत आ रही है, पर मुझे लगता है आपके अलावा उनके बारे में इतना कुछ कोई नहीं जानता होगा जितना आप जानती होंगे। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैं चौंक गई। भाई लहीम शहीम एकदम अंग्रेज़ खड़े हुए थे, टॉम ऑल्टर साहब, और हमने उनका स्वागत किया जैसे करते हैं। फिर उसके बाद उनसे बातें करते रहे। बातें करते मैं तो चुपचाप बैठी थी। सब ने उनसे वही बातें की जो करते हैं, क्योंकि फ़िल्मों की बातें लोगों को पसंद आती कि आपने इस फिल्म में काम किया, उस फिल्म में काम किया, ये किया, वो किया। मैंने बीच में पूछ लिया क्योंकि मुझे फ़िल्मों में उनके कोई रोल बहुत अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि उनको अंग्रेज़ का ही रोल करना पड़ता था, उनकी कद काठी ऐसी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 2.5 घंटे तक सोलो बिना रुके मौलाना कैसे करते हैं? तब वो समझ गए कि अरे ये लेडी तो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती। तो वो मेरे से मुखातिब हो गए और फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक उनके प्लेस पे बात की, सब इन चीज़ों की बात की। और फिर मैं उनके जाने से पहले उठ के फिर राजुरकर जी को उस समय लगा कि क्योंकि मैं ही वहाँ थी तो मेरी किताब उन्हें भेंट की जानी चाहिए, तो हम लोगों ने उन्हें मेरी किताब मैंने भेंट की और मैं चली गई। और फिर उसके बाद
मैं किताब में सिर्फ ईमेल आईडी देती हूँ, फ़ोन नंबर वगैरह नहीं देती। तो मेरे बेटे के पास ही मोबाइल था, मैं आपके साथ, आप थे या बद्र महेंद्र जी थे, अपन लोग रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम देख जी, रहे थे, जी, तो जी। उनका मेल टपका। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी टॉम अंकल का जो है एक मेल आया है, वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैंने कहा नहीं फ़ोन नंबर, और मैं तो वैसे भी फिल्मों की दुनिया के बारे में बहुत डरती थी। मैंने कहा नहीं ये लोग ऐसे ही रहते हैं, मैं नंबर मत देना। पर फिर उसके बाद उन्होंने शायद राजुरकर से नंबर लिया या क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि आपकी कविताएं दिल को छूने वाली हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके संग्रहालय में आके इन कविताओं का पाठ करूँ। क्या बात तो उसका भी आपने है। जी एंकरिंग जी की जी थी। जी जी। तो सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ कविताओं का पाठ किया, बद्र साहब ने मेरी उन कविताओं को उर्दू में, और टॉम अल्टर साहब ने मेरी उन कविताओं को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। टॉम अल्टर साहब ने जिस कविता को पसंद किया और जिसका पाठ उन्होंने किया, वो आप हमको ज़रूर सुनाइए इस वक्त। टॉम अल्टर साहब स्त्रियों की बहुत इज्जत करते थे, और उन्हें लगता था कि मैंने जो स्त्रियों पे कविताएं लिखी हैं वो बहुत अच्छी हैं। हालांकि वो बहुत अच्छी उर्दू और इंग्लिश बोलते थे। देखिए उर्दू तो मैं आपकी पढ़ नहीं पाऊँगी, पर मैं ऐसे दिखा सकती जी, हूँ कि जी। ये बद्रवास्ती साहब ने उर्दू में लिखा है और ये टॉम साहब ने अंग्रेज़ी में। तो ये है कि द डायरी ऑफ अ वुमन, एक स्त्री की डायरी। When this body of mine was put up for sale, I cannot even remember. I am not talking of the world outside. This body of mine was put for sale in my own house. But since when, I cannot even remember, sometimes for the children's clothes or to take them for a picnic, sometimes just to get the money for mother's medicine. These small deals, when they begin, I cannot even remember. For every new need, my body spreads itself on the hearthbed, and then in the morning, like a loyal servant, my body is ready to start work again. If I do not sell my body again and again, then how can I raise the money to earn peace in my house, the love of my husband, and the respect of my children? अनुवाद टॉम अल्टर साहब। आपने जो पहली किताब लिखी जी और उसके बाद जो आपको मोटिवेशन मिला, कई लोगों ने उसको पसंद किया, और जाहिर है कि ये तो होता ही है, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं करते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमको अपना सफ़र किस तरह से जारी रखना है, ज़िंदगी से किस तरह से बातचीत करते रहना है। तो अभी तक आपने देखा कि ममता जी का बचपन, उनकी कॉलेज लाइफ, उसके बाद उनका जो वैवाहिक जीवन है और ससुराल का जो सपोर्ट उनको मिला, उसके बाद वो लेखन की दुनिया में किस तरह से कदम रखती हैं। अगला जो एपिसोड है, ममता तिवारी का जो लेखन है, उनकी जो किताबें हैं, उनके क्या अनुभव हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।